हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर सेकंड, जो है हमारे पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है, तो आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था, आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, फिर हमने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल यानी कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था, फिर हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था और हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, और आपको पता है कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/r², जहां पर K जो होता है निर्वात में 1/4πε0 और Q वहां पर आवेश और R वहां से आवेश से विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर निकालना है वह दूरी हो जाएगी। और उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के बारे में और विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी भी कोण थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वो भी हमने देखा था। और उसके लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो था हमारे पास टो बराबर PE sin थीटा, उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है और हमने सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर किए हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी कवर किए हैं और हमने टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के अलावा हमने नीट और जेई और एडवांस लेवल तक के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हमने उसमें समझाने की कोशिश करी है। तो जहां तक फर्स्ट चैप्टर के नोट्स की बात है, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट है व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैंने उसको वो नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग करवा दिए हैं और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर में नोट्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन और लिंक में भी डाल दूंगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वो नोट्स में वहां पर नहीं डाल पाया हूं, पर 1 या 2 दिन के अंदर वो जो नोट्स है वो आपको वीडियो के नीचे लिंक पर भी अवेलेबल हो जाएंगे और मैं कमेंट बॉक्स में भी उसके लिंक को डाल दूंगा, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और मुझे जहां तक मुझे विश्वास है तो आपने पीछे वाला जो चैप्टर है बहुत सिंसियरली ईमानदारी से आपने पढ़ा होगा और आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी की होगी और आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे। और किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप कभी भी उस क्वेश्चन आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप अपना जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू आप मेरे तक पहुंचाओ तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था सतत आवेश वितरण। वैसे आरबीएसई में सतत आवेश वितरण सेकंड चैप्टर में ही दे रखा है और सीबीएसई में ये जो है ये आपके पास गाउस के नियम से पहले ये जो है विद्युत बल रेखाओं के साथ में सतत आवेश वितरण को दे रखा है, मगर सतत आवेश वितरण को मैं डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण क्या होता है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है और उस पर न्यूमेरिकल वो सारी जो बातें हैं वो मैं इस चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने जितने भी वीडियोस हैं वो आपने सीक्वेंस में जरूर देखे होंगे। देखो, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको ये जरूर एडवांटेज मिलेगा कि मैं आपको सारे टॉपिक बिल्कुल सीरियल वाइज करवा रहा हूं, तो आप अपनी बुक को भी साथ में रख के आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सीक्वेंस में हम सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो मेजरली इस चैप्टर के अंदर हम ये 8 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है वो है क्षेत्रफल सदिश। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं एक बार, फिर हम डिटेल में 1 बाय 1 सारे टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। तो क्षेत्रफल सदिश, नाम से पता चल रहा है क्षेत्रफल जो होता है वह एक सदिश राशि होती है ना। अभी तक आप जैसे कि क्षेत्रफल निकालते हो, जैसे कि मेरे पास एक नोटबुक है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, मतलब इसका क्षेत्रफल है। तो इसकी
सदिश का मतलब, क्षेत्रफल सदिश का मतलब इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो प्रत्येक क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि होती है और उसकी जो दिशा होती है वह इस तरह से होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा या तो ये पॉसिबल हो जाएगी या ये पॉसिबल हो जाएगी। तो लंबवत बाहर की ओर या लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह से इसकी दिशा संभव है। देखिए, अगर ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपको पृष्ठ दिख रहा है तो ये मार्कर दिख रहा है आपको, या तो इसकी दिशा ये हो जाएगी लंबवत बाहर की ओर, या इसकी ये दिशा हो जाएगी। दोनों दिशाएं पॉसिबल है, ठीक है, दोनों सही है। तो क्षेत्रफल जो होती है वह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब देखो, विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। सपोज ये एक पृष्ठ है जिसका एरिया ए है और ये अगर विद्युत बल रेखा है तो किसी पृष्ठ के लंबवत, या अगर ये पृष्ठ ऐसा रखा गया है, ऐसा समझो इसको, ठीक है, अगर ये पृष्ठ ऐसा रखा गया है, ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, ऐसा पृष्ठ रखा गया है और ये अगर विद्युत बल रेखाएं जा रही है तो, है ना, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या हो जाएगी, आपके पास फ्लक्स हो जाएगा। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और फ्लक्स एक अदिश राशि होगी, ठीक है, जो आपका ए इंटू ई से बन जाएगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। देखो, सबसे छोटा जो आवेश होता है वो क्वांटम आवेश होता है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं तो बिंदु आवेश के बारे में, है ना, जैसे कि मेरे पास कोई ये क्यू आवेश बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर कोई p बिंदु है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, k/r²। यह आपके पास यहां पर बिंदु आवेश होता है। अब सतत आवेश वितरण का मतलब, अगर किसी जगह पर आवेश इस तरह से वितरित हो, ऐसे हो, किसी रेखा के अलोंग हो, किसी पृष्ठ में हो या किसी आयतन में हो, इस तरह का अगर आवेशों का वितरण होगा और एक समान अगर आवेश वितरित होंगे, चाहे वो किसी रेखा के अलोंग हो, चाहे किसी पृष्ठ पे हो, चाहे किसी आयतन में हो, इसे हम बोलेंगे सतत। सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, है ना। तो किसी भी पृष्ठ पर अगर कंटिन्यूअस या लगातार या सतत रूप से आवेश अगर वितरित होंगे तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहेंगे। और सतत आवेश वितरण का उपयोग जो है, हम गाउस के नियम के जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब हम सतत आवेश वितरण का उपयोग करेंगे वहां पर। तो इसको हम यहां पर सतत आवेश वितरण को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, सतत आवेश वितरण के कारण, जैसे कि आपको बिंदु आवेश के कारण, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका पता है। तो अगर आवेश सतत होंगे, उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाएगी, तो उसके बाद वो हमको गाउस का नियम बताएगा, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण के बाद हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम बताएगा आपको किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है, और उस फ्लक्स के थ्रू आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर पाओगे, ठीक है। तो गाउस का नियम पढ़ेंगे हम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, ठीक है। अभी ये कम समझ में आएगा, जब हम उसको पूरा समझेंगे तो उस वक्त आपको गाउस का नियम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर हम गाउस के नियम के 6 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, इसकी 6 एप्लीकेशंस पढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये उसके बाद हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और टोटल 6 एप्लीकेशन रहेगी हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हमारे पास 3 टॉपिक और होंगे। एक हमारे पास है आवेशित चालक सतह पर बल। मतलब अगर कोई सतह होगी, अगर उसे हम आवेशित कर देंगे तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेगी तो क्या लगाएगी, वो एक बल लगाएगी। तो अगर कोई चालक की सतह है, उसको आवेशित कर दिया जाए तो वह कितना बल लगाती है, उसके लिए हम डेरिवेशन, एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। जैसे कि मेरे पास ये एक प्लस प्लेट है और ये एक माइनस प्लेट है, यहां से यहाँ विद्युत क्षेत्र जा रहा है, और विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उसके कारण जो ऊर्जा एकत्रित होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर सपोज एकांक आयतन ले लेंगे हम, सपोज ये मैं एकांक आयतन ले लूं, तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा एकत्रित होती है उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक तरह की
विद्युत ऊर्जा ही तो होती है उसके अंदर। जैसे कि संधारित्र के अंदर क्या होता है, संधारित्र हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। उसमें 2 प्लेटें होगी और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा। तो वो विद्युत क्षेत्र होता है, उसी को हम कहते हैं संचित ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा के रूप में उसके अंदर ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा एकत्रित होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। मेरे पास एक साबुन का बुलबुला या एक सोप बबल होगी। उस सोप बबल को अगर हम किस चार्ज देंगे, है ना, सिग्मा पृष्ठीय आवेश, है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर उसको मैं बहुत सारा आवेश दूंगा तो कितनी देर तक वो बुलबुला बना रहेगा, उसके बाद वो बुलबुला टूट जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। तो वो संतुलन की स्थिति पता करनी है, उस पर आवेश कितना दे सकते हैं, उस बुलबुले की त्रिज्या कितनी होती है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया है ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले टॉपिक से, जिसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सब टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से लगाकर एडवांस लेवल तक के। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल सदिश जो आपको नाम से ही क्लियर है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल सदिश। इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती। ठीक है, अब देखिए डायग्राम से इसको हम समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक क्षेत्रफल है, मैंने ये एक एक्स और वाई इस तरह से मैंने एक प्लेट रख रखी है। आप समझो मैंने इसको ऐसा रख रखा है। ठीक है, ऐसा रख रखा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल अगर सदिश राशि है तो उसकी दिशा या तो ऐसे हो सकती है लंबवत राइट हैंड साइड में इधर, या लंबवत इधर की हो। ठीक है, दोनों दिशाएं संभवत है। तो देखो अगर ये आपके पास L है और ये अगर आपके पास L है और ये अगर B है, तो अगर ये क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसकी दिशा हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं, अगर देखो A अगर एक सदिश राशि है तो ये हो जाएगा उसका परिमाण और ये हो जाएगी उसकी दिशा। ठीक है, तो इसको हम एक को बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, और A आपका हो जाएगा परिमाण और आपके पास n कैप जो है ये हो जाएगी आपके लिए दिशा, और इसको हम कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं, एकांक सदिश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा जो होती है वह पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, अब पृष्ठ के लंब तो दो हो सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, और इधर अगर बनाना चाहो तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है। अब देखिए हमको ये देखना है कि क्षेत्रफल में मैं 2 पृष्ठों की बात करता हूं। क्षेत्रफल सदिश इस जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें हम 2D सरफेस भी लेंगे और 3D सरफेस भी लेंगे। तो हम इसको दोनों सरफेस के लिए या पृष्ठों के लिए देखते हैं कि कैसे हम दिशाएं लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2D सरफेस के लिए। ठीक है, हम बात करेंगे 2D पृष्ठों के लिए, 2D पृष्ठों के लिए। और 2D पृष्ठों को आप क्या कहते हो, खुले पृष्ठ, खुला पृष्ठ भी कहते हो। क्या कहते हो, खुला पृष्ठ। अब देखो 2D का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। ये मेरे पास अगर 3 अक्ष हैं, x और y, और ये होता है z। ठीक है, तीनों के एकांक सदिश, इसको लिखते हैं i कैप, इसको लिखते हैं j कैप और इसको लिखते हैं k कैप। ये तीनों दिशाएं हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक प्लेन रखता हूं, एक पृष्ठ रखता हूं। यहां पर मैंने एक पृष्ठ रख दिया, इसकी लंबाई L मान लो, इसकी चौड़ाई B मान लो। ठीक है, मैं चाहता हूं इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो ये 2D पृष्ठ है या नहीं है, ये x और y में। अब आपको पता है
एक्स और वाई जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं एवं एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, और अब देखो एक्स और वाई जो होते हैं वो एक ही तल पर होते हैं और एक दूसरे के लंबवत। अगर आपको ये दोनों फिंगर दिख रही हो, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और दोनों एक ही तल पर हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। या फिर आप ये कॉपी देख सकते हो रजिस्टर, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक तल हो जाएगा जिसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालेंगे। देखो ये अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा L क्रॉस बी। ठीक है, आप चाहो तो L क्रॉस बी को ओपन करके LB साइन थीटा भी लिख सकते हो। LB साइन थीटा, इसके बीच का एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा LB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं LB। ये हो गया। अब देखो ये अगर सदिश राशि है ना क्षेत्रफल, तो ये तो सिर्फ इसका परिमाण हुआ। अब उसकी दिशा किधर है, तो दिशा देखो अगर x और y में अगर ये पृष्ठ रखा गया तो इसकी दिशा हो जाएगी z दिशा में। तो इसको आप लिख सकते हो k के, या लिख सकते हो माइनस k के, ये हो जाएगी इसकी दिशा। आप समझने की कोशिश करो कि अगर ये मेरे पास x और y थे, ये लंबाई ये L और ये B, तो दिशा z में होगी। ये मार्कर दिख रहा है आपको, तो ये मार्कर इसकी दिशा को बताएगा ये। ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है। देखिए इसको और समझने के लिए, अगर आपके पास ये L है और ये B है, अगर आप L और B से चलो, देखो L और B के बीच में दो कोण बनते हैं, ये छोटा एंगल है ये बड़ा कोण है, तो छोटे कोण से चलते हैं। अगर L से B में जाओ, अगर आप L क्रॉस B की बात करो तो इसकी दिशा कैसे आएगी। देखो ये बाहर आ रही है, L पे पहले फिंगर ले जाओ फिर B पे जानी चाहिए। L क्रॉस B छोटे कोण से, अंगूठा आपको दिशा बताएगा, तो ये बाहर की ओर। L क्रॉस B क्या हो गया, बाहर की ओर, और बाहर की ओर को आपको बताना चाहिए डॉट से। ठीक है, अगर आप B क्रॉस L की बात करो, देखो B क्रॉस L, अंगूठा कहां जा रहा है, B क्रॉस L, अंगूठा अंदर जा रहा है, ये हो जाएगा आपके पास अंदर की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा क्रॉस। तो इस तरह से हम किसी क्षेत्रफल की दिशा बता सकते हैं। देखो क्षेत्रफल सदिश राशि क्यों होती है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हम अभी विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस क्षेत्रफल को सदिश राशि क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो अगर ये मेरे पास एक क्षेत्रफल है और ये विद्युत बल रेखा जा रही है, तो विद्युत फ्लक्स आएगा। जैसे कि यहां से विद्युत बल रेखा गई, सारी विद्युत बल रेखा इसके अंदर से होकर निकल रही है। अगर इसकी मैं स्थिति बदल दूं, देखना, अगर मैं इसकी स्थिति बदल दूं, अभी आपका फ्लक्स जो है इस कंडीशन में फ्लक्स अधिकतम, सारी विद्युत बल रेखा इसके अंदर से होकर गुजरेगी, तो अधिकतम फ्लक्स आएगा। अगर मैं इस क्षेत्रफल की स्थिति बदल दूं, स्थिति बदलने का मतलब इसकी दिशा बदल दूं, ऐसे कर दूं, अब देखो कोई भी विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ को क्रॉस नहीं कर रही है, इसका मतलब फ्लक्स जीरो आएगा। तो देखो फ्लक्स जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है, आपके विद्युत जो आपका क्षेत्रफल जो है, पृष्ठ जो है, उसकी स्थिति पे निर्भर कर रहा। जब आपने इसको ऐसा रखा जो अधिकतम फ्लक्स आया, और जब आपने इसको ऐसा रखा तो जीरो फ्लक्स आया। इसका मतलब इसकी दिशा जो होती है वो मैटर करती है, मतलब पृष्ठ की दिशा मैटर करती है ना, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो आएगा वो इसकी दिशा पर निर्भर करेगा कि इसको कैसा रखा गया है, इस पृष्ठ को ऐसा रखा है, ऐसा रखा है या ऐसा रखा है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, सदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा भी मैटर कर रही है, तो मतलब इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। तो ये 2D पृष्ठों के लिए है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी पृष्ठ और भी देख सकते हो, जैसे कि ये है, ये आपका x है, ये y है और ये z है। अगर मैं इसको यहां पर मैं एक वृत्त ले लूं, एक सर्कल ले लूं, त्रिज्या r है, तो मैं कहूं कि इसका अगर इसका एरिया निकालो तो आप लिखोगे पाई r स्क्वायर, ये हो गया परिमाण सदिशा। तो इसको कहां रखा गया, देखो इस वृत्त को कहां रखा गया, एक्स जेड प्लान में रखा गया, एक्स जेड तल में रखा गया, तो इसकी दिशा हो जाएगी y की तरफ। तो क्या लिख दोगे इसको, y में होता है एकांक सदिश z के। ठीक है, इसको लिखोगे j के या फिर लिखोगे माइनस j के, तो ये हो जाएगा परिमाण और ये हो जाएगी दिशा, ये हो जाएगा परिमाण और ये हो जाएगा दिशा। क्लियर है, तो 2D पृष्ठों से लेकर, ठीक है, तो कोई एक पृष्ठ दे रखा है जिसका क्षेत्रफल है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अगर 3D पृष्ठ हो, है ना, अगर कोई बंद पृष्ठ हो, ठीक है, तो देखो बंद पृष्ठों के लिए इसको कैसा समझेंगे हम, बंद पृष्ठ की बात करेंगे। ठीक है, या हम इसको बात करेंगे 3D पृष्ठों के लिए। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे बंद पृष्ठ, क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा, तो
बंद पृष्ठ का मतलब आप समझो जो आकृति पूरी बंद होगी, जैसे कि इस तरह से मैं कोई इस तरह का पृष्ठ लूं। आपको पता है कि ये जो पृष्ठ बना है ये 6 फलकों से मिलकर बना। देखो अगर आपको ये डायग्राम बनाना है तो इस तरह के 6 फलक ले लेंगे हम, इस तरह से उन 6 फलक को अपन ऐसे जोड़ लेंगे, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी दिशा चाहिए सर हमें। अब इसमें कैसे दिशा ज्ञात करोगे? देखो इसमें जो दिशा आई थी वो पृष्ठ के दोनों ओर हो सकती है। अगर ये कोई पृष्ठ है तो दिशा लंबवत ये भी संभव है और ये भी संभव है, दोनों दिशाएं संभव है। मगर बंद पृष्ठों वाले केस में अगर इस पृष्ठ की बात करूं 1, 2 और 3 और 4, इन चारों की अगर मुझे दिशाएं बनानी है तो लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर या लंबवत बाहर की ओर। इसमें ये अंदर वाली दिशाएं आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ये दिशाएं अंदर संभव नहीं है, बाहर वाली सारी दिशाएं संभव है। ठीक है, तो बंद पृष्ठों के लिए क्या होता है ना, दिशा जो होती है बंद पृष्ठों के लिए, बंद पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अगर 2D पृष्ठ होंगे, ऐसे पृष्ठ आप बहुत सारे बना सकते हो, जैसे कि मैं एक बेलन बना लूं, एक ठोस बेलन, या फिर मैं एक ठोस गोला बना लूं। अब देखिए, अब इसकी बात करें तो इसमें देखो 3 पृष्ठ आ गए। एक ये पृष्ठ, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर 3 पृष्ठ है। अगर थोड़ा मोटा बना सोच लो इसको, एक पृष्ठ तो ये एक डिस्क बन रही है ना, एक चकती बन रही है, ये नीचे एक चकती बन रही है, वृत्त नहीं बोलेंगे, खोखला नहीं, ठोस है ये। और एक ये आपका जो पृष्ठ है ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखो इसमें भी दिशा बनाओगे लंबवत बाहर की ओर, ये संभव है, लंबवत बाहर की ओर ये संभव है, और लंबवत बाहर की ओर ये संभव है, और इधर ये संभव है। आप अंदर की ओर दिशाएं नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, और मैंने आपको बताया कि बंद पृष्ठ में दिशा जो होती है वो लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे कि ये आपके पास एक ठोस गोला है, क्या है, ठोस गोला है, वृत्त नहीं है, ठोस गोला है। अगर ठोस गोले पे अगर आप लंब डालोगे तो ठोस गोले का जो लंब होता है वो उसके केंद्र से गुजरता है। जैसे कि ये देखो, अगर आपने ये लंब बनाया ठोस गोले के, तो ये आगे अगर इस रेखा को आप आगे बढ़ाओगे तो कहां से गुजरेगा, ये केंद्र से गुजरेगा। तो आप ये वाली दिशा मेंशन करोगे। ठीक है, ये वाली दिशा आप नहीं ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपको ये बनानी है तो ये दिशा अलाउ है, ये अलाउ नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जो बंद पृष्ठ होते हैं या 3D डायग्राम जो होते हैं उनमें अगर आपको दिशा निकालनी है तो क्या हो जाएगी, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। जबकि 2D पृष्ठों में क्या हो सकती है, दोनों ओर पॉसिबल है। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया है वो क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा जो होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। हम यहाँ पर 2 पृष्ठों की बात करेंगे, एक हो जाएगा आपका बंद पृष्ठ, एक हो जाएगा खुला पृष्ठ। खुले पृष्ठ को आप 2D बोल सकते हो, जिसको हम x और y में लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि ये जो पृष्ठ है ये आपका 3D हो जाएगा, x, ठीक है, y एंड ये वाला z। ठीक है, तो ये आपका 3D हो जाएगा। ठीक है, और बंद पृष्ठ होते हैं वो 3D होते हैं। ठीक है, तो 3D के अंदर आप जो दिशा लोगे पृष्ठों की वो लंबवत बाहर की ओर ही लेनी है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास क्षेत्रफल सदिश के बारे में। इसको आपने पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स बहुत काम आने वाला है आपके, जब हम गाउस का नियम या उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको विद्युत फ्लक्स की बहुत जरूरत होगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स, इसको सिंबल जो है वो φe होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका सूत्र होगा वो क्या होगा, कैसे आएगा वो धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो φe ये इसका संकेत होता है, ये बनता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के डॉट गुणा से। डॉट गुणा आपको पता है, इसको आप लिखा जा सकता है EA cos थीटा। ये है आपके पास क्षेत्रफल या विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम लिख सकते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत
गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का फ्लक्स कहलाती है। उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या मतलब है सर इसका? तो देखिए क्या मतलब है, बहुत इजी मीनिंग है इसका कि अगर मेरे पास ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैंने ऐसा रख रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पृष्ठ को सपोज मैंने ऐसा रख रखा है। अब देखिए इसका एरिया मान लो 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से कितनी विद्युत बल रेखा जा रही है? ये मान लो E जा रही है हमारे पास 3, तो इसका फ्लक्स क्या होना चाहिए? इसका फ्लक्स होना चाहिए 6, ठीक है। कॉमन बता रहा हूं, अभी एंगल का कंसेप्ट और आएगा, पर नॉर्मली अगर फ्लक्स देखना है तो यही होता है, किसी विद्युत क्षेत्र, मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, में रखे हुए पृष्ठ के लंबवत, मतलब लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आप एरिया को 1 ले लो, एकांक एरिया ले लो, तो आपका विद्युत बल रेखाओं की संख्या से ये निकाल सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर आपको क्षेत्रफल और विद्युत बल रेखाओं को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका कुल फ्लक्स आ जाएगा इस पृष्ठ से जाने वाला। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसकी डेफिनेशन, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का फ्लक्स कहलाती है। क्या मतलब है इसका? देखो वही मतलब है जो ऊपर वाली डेफिनेशन है। अगर मैं क्षेत्रफल को एकांक ले लूं, क्या ले लूं मैं? अगर आप क्षेत्रफल को एकांक ले लो, क्या मतलब है? अगर मैं एकांक क्षेत्रफल ले लूं ये 1 मीटर स्क्वायर वाला, तो देखो विद्युत बल 1 मीटर स्क्वायर वाला, एरिया जो ले लिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, यहां से मानो ये विद्युत बल रेखाएं गई, कितनी गई? E बराबर 4, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 1 × 4, तो कितना आ गया? 4 आ गया विद्युत फ्लक्स। मतलब एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, और गुजरने मतलब लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये लंबवत शब्द क्यों यूज करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपके इसके अलग अलग केस पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हो तो विद्युत फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो विद्युत फ्लक्स जो है वो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने इसका फॉर्मूला फाई E देखा है तो E.A बताया है, ठीक है। मतलब या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या घनत्व के ऊपर निर्भर कर रहा है। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, मतलब E जितना ज्यादा हो जाएगा आपका फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा डिपेंड कर रहा है एरिया पर, अगर आपका क्षेत्रफल जितना बढ़ जाएगा उतना फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। दोनों बातें सही है, बिल्कुल, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखो सबसे पहले देखो, अगर मैं दो समान मैंने क्षेत्रफल ली, ठीक है। अब देखो यहां से ऐसे विद्युत बल रेखा जा रही, सपोज 2, ठीक है। तो इसका फ्लक्स कितना आ गया? 2। अगर मैं विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ा दूं, क्षेत्रफल वही रहा है देखिए, तो कितना हो गया? 5। तो देखो जैसे जैसे विद्युत बल रेखाओं की मतलब E की वैल्यू जितनी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी तो बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। इसी तरह से ये बात आप उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। एरिया बढ़ा के भी कर सकते हो। मतलब देखो जैसे कि एक मेरे पास छोटा एरिया है और एक एरिया में बढ़ा दूं, अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या घनत्व है वो समान ही रखना। जैसे कि यहां से 1, 2 और 3 जा रही है, तो यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां से 6 चली गई। देखो ये आपका A1 है, ये A2 है, और आपको पता है कि आपका A2 किससे बड़ा है? A1 से बड़ा है। तो आपका इसका जो फ्लक्स आएगा φ1 और इसका फ्लक्स आएगा φ2, तो φ2 किससे बड़ा हो जाएगा? φ1 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो आपका फ्लक्स भी बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर विद्युत फ्लक्स जो होता है वो इन दोनों पर निर्भर करता है, मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या या उसके घनत्व पर और उसके क्षेत्रफल पर, है ना। जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, जिस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात कर रहे हैं, उस फ्लक्स के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। या अगर आप एकांक क्षेत्रफल के केस में बोलना चाहो तो एकांक क्षेत्रफल कोई भी ले लो,
एकांक क्षेत्रफल, जैसे कि मेरे पास ये नोटबुक है, इसके क्षेत्रफल को मैंने एकांक मान लिया 1 मीटर स्क्वायर, और इससे जितनी विद्युत बल रेखाएं जाएगी लंबवत, देखो ऐसे जाएगी तो टच ही नहीं होगी, फ्लक्स 0 आएगा, लंबवत जानी चाहिए, जितनी ज्यादा बल रेखाएं जाएगी उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा। तो 4 रेखा गई तो 4 आ जाएगा फ्लक्स, 8 गई तो 8 आ जाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उसका इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कहलाती है। फाइन, तो ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का बेसिक। अभी मैं विद्युत फ्लक्स के बारे में और आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि इस विद्युत फ्लक्स में ये थीटा का क्या रोल है, क्योंकि थीटा का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर थीटा 0 होगा तो फ्लक्स अधिकतम आएगा, थीटा 90 होगा तो फ्लक्स 0 आएगा। इसका मतलब जो जिस क्षेत्रफल को मैं सदिश मान रहा हूं उसकी स्थिति निर्भर करेगी। अगर वो ऐसा रखा गया है तो फ्लक्स अलग आएगा, अगर मैंने क्षेत्रफल को ऐसा कर दिया है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल की दिशा जब मैं बदल रहा हूं, क्षेत्रफल की दिशा, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो इस विद्युत फ्लक्स को देखो, आगे मैं और कंटिन्यू करता हूं। अब इसका जो फॉर्मूला आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम विद्युत फ्लक्स को और समझना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी उसकी डेफिनेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि विद्युत फ्लक्स मेजरली आपकी विद्युत बल रेखाओं और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे इस थीटा का क्या रोल है, ठीक है। देखो देखो यहां पर मैं प्रश्न बना रहा हूं कुछ ऐसा है, ठीक है। तीनों प्रश्नों को मैं ऐसा बना रहा हूं, ये प्रश्न कुछ ऐसे रखे गए हैं, ठीक है, ऐसे रखे गए प्रश्न। ये मेरी नोटबुक दिख रही है आपको, मैं तीनों प्रश्नों को ऐसे रख रहा हूं और तीनों केस आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है। ये मैंने प्रश्न रख दिए, ठीक है। अब इस पृष्ठ की दिशा किधर होती है, तो मैंने आपको बताया ये अगर पृष्ठ है तो लंबवत बाहर की ओर ये ले सकते हो और या फिर ये ले सकते हो। मैं इस तरह से, ये इसका तल हो गया, आप समझ रहे हो, ये हो जाएगा इसका तल, ठीक है। ऐसा रखा गया, मेरा हाथ दिख रहा है, ये हो जाएगी इसकी दिशा, ठीक है। इसकी दिशा भी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी दिशा और ये हो जाएगी इसकी दिशा। ये आपके एकांक सदिश हो जाएंगे जो आपको क्षेत्रफल की दिशा बता रहे हैं। हमने बता दिया है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा किधर है, तो लंबवत बाहर की ओर, इधर ले लो या इधर ले लो। ये आपको पता है 2D है ना, इसलिए इसकी दिशा इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। अगर ये बंद पृष्ठ होता तो लंबवत बाहर की ओर ही होती है, ठीक है। अब देखो, अब आपकी मान लो अगर विद्युत बल रेखा जाती है ऐसे, कैसे जा रही है, इस तरह से, तो ये कोण कितना बन रहा है, थीटा। अगर आपके पास विद्युत बल रेखा जाती है ऐसे, तो दोनों के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0। और अगर विद्युत बल रेखा जाती है ऐसे, तो थीटा कितना बन रहा है, 90। देखो मैं आपको अभी इसको फील भी करवा दूंगा, इधर देखो। अब आप देखोगे कि विद्युत क्षेत्र के साथ में आपका क्षेत्रफल सदिश का कौन सा घटक जा रहा है। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, तो इस ए के हम 2 घटक बना देंगे, ठीक है। ये ए है और ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, ए cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा ए sin थीटा। इस बात से सहमत हो आप। ये अगर ए है और ये थीटा है, ये ए cos थीटा हो जाएगा। अब हमारा देखो, तो एक तो देखो फ्लक्स निकालने का तरीका, मैं एक थोड़ी सी लाइन और लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र एवं उसकी दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक का गुणनफल उस क्षेत्रफल का फ्लक्स कहलाता है। क्या लिखा मैंने, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है इधर, विद्युत क्षेत्र एवं उसकी दिशा। ये विद्युत क्षेत्र एवं उसकी दिशा में, उसकी ही दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश ये है, तो क्षेत्रफल सदिश का कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र के साथ है, तो ए cos थीटा। इन दोनों के गुणा को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूं ऊपर इस डायग्राम के लिए, फाई ई कितना आया, ये विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का कौन सा घटक है, ए cos थीटा। ये हो गया ए cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ई ए cos थीटा, ठीक है। अब इसमें मेन कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहता है, थीटा का। ये थीटा किसके बीच में है, इसको बिल्कुल आप दिमाग में रख लो। देखो इसको ध्यान से देखो, ये है तल है इसका, ये इसका तल है, ये इसकी दिशा है। तो थीटा जो होता है
वह क्षेत्रफल सदिश एवं विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूज करता है ये थीटा, क्योंकि बच्चे अधिकतर ये थीटा लिख के आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ये थीटा यूज नहीं करना है। तल और विद्युत क्षेत्र के बीच का थीटा नहीं है। किसके बीच का थीटा है? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। ये थीटा जो होता है वो किसके बीच में है? क्षेत्रफल सदिश ए एवं ई के मध्य कोण, ठीक है ना। ये एंगल जो होता है थीटा, थीटा जो होता है वो ई और ए के बीच का कोण है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। ओके, अब देखिए विद्युत बल रेखा मैं कैसे पास कर रहा हूं। ये तल है, अगर विद्युत बल रेखाओं को मैं ऐसे भेज रहा हूं, आपको दिख रहा है कि जितनी विद्युत बल रेखा इस तल से होकर जाएगी, इसका मतलब फ्लक्स आएगा, ठीक है। विद्युत बल रेखा इसको क्रॉस करनी चाहिए तल को, ठीक है। ऐसा रखा गया है, तो आपको दिख रहा है थीटा 0, तो आपको इसमें क्या आना चाहिए? फ्लक्स आपका अधिकतम आना चाहिए, मैक्सिमम। देखो आएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस। मुझे बताओ ई और ए के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो ये फाई ई आ गया ई ए। ये आपका मैक्सिमम वाला केस है। कौन सा है? मैक्सिमम वाला केस है। यहां पर देखिए, अब देखो ये आपके पास थोड़ा सोचना इसको, है ना, प्रैक्टिकली सोचो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये तल रखा हुआ है, अगर विद्युत बल रेखा ऐसे जाएगी, मुझे बताओ कोई इस पृष्ठ को काट रही क्या? ये तो पृष्ठ के समांतर जा रही है, पृष्ठ के लंबवत नहीं जाएगी, तब तक तो फ्लक्स नहीं आएगा भाई। यहां से गुजरेगी तो कोई भी विद्युत बल रेखा है इसको क्रॉस नहीं करेगी। इसका मतलब थीटा किसके बीच में होता है? ये आपके पास क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच। तो फाई ई कितना हो जाएगा? ई ए cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये आ गया आपके पास मिनिमम फ्लक्स, ठीक है। तो ये थीटा का रोल अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ई डॉट ए क्यों होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है, अब आपको ये ध्यान रखना, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, ए जो है वो क्षेत्रफल है, और थीटा जो है वो क्षेत्रफल सदिश और ई के मध्य का कोण है, ठीक है। ये तीनों केस अगर आपको ध्यान में है तो विद्युत फ्लक्स अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो छोटी सी बातें और करते हैं हम। इसको कॉपी कर लो आप, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दो इसको। अब देखो हम बात कर लेते हैं बाह्य फ्लक्स और आंतरिक फ्लक्स। ऐसे दे रखा मैं बता देता हूं, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास ये 3D दो बॉक्स है, 3D का मतलब बंद पृष्ठ, ठीक है। 3D की जब बात करो समझ आया करो, बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ है। और यहां पर भी मैं एक पृष्ठ बनाता हूं इस तरह से, दो बंद पृष्ठ बना लिए, ठीक है। ओके, ये हो गया आपके पास बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ को हम 3D कहते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल, मतलब x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखो, अगर यहां मैं प्लस q रखता हूं और यहां पर माइनस q रखता हूं, प्लस q से विद्युत बल रेखा कहां जाती है? बाहर की ओर। और माइनस q में कहां आती है? अंदर की ओर। कहां आती है? अंदर की ओर। अब देखो, इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाएगा बाह्य फ्लक्स। बाह्य फ्लक्स क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जा रही है, एक्सटर्नल फ्लक्स कहते हैं इसको, बाहर जा रही है इसको। और ये हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। क्यों आता है मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये हो जाएगा आपके पास आंतरिक फ्लक्स। क्या हो जाएगा? आंतरिक फ्लक्स। सर ये आंतरिक फ्लक्स कैसा आएगा? तो आंतरिक फ्लक्स आपका ऋणात्मक आएगा। कैसे? अभी बताता हूं। देखो मैं, आप क्या करो, देखो यहां पर एक की, देखो ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अगर ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है और इस पृष्ठ की दिशा किधर हो जाएगी? लंबवत बाहर की ओर। मैंने बताया बंद पृष्ठ में दिशा क्या होती है? लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाहर की ओर। थीटा कितना है दोनों के बीच में? दोनों की दिशा सेम है। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। इसमें रखो, देखो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0। क्या है? ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आ जाएगा प्लस ई ए, मतलब कुछ भी सिंबल नहीं, मतलब धनात्मक। इसको बोलते हैं बाह्य फ्लक्स, क्योंकि बाहर की ओर जा रही विद्युत बल रेखा है। ये पॉजिटिव आता है। अब सर ये नेगेटिव क्यों आता है? अब यहां पर ध्यान दो, ये विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आ रहा है और यहां पर अगर आप दिशा बनाओगे क्षेत्रफल की, तो कहां जाएगी? बाहर की ओर।
अरे भाई, बंद पृष्ठों में विद्युत बल रेखा जो आपका एकांक सदिश होता है या दिशा जो होती है वो पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। ये मैंने आपको बता दिया, ये बंद पृष्ठ है तो दिशा तो कोई भी ले लो, ये बाहर की ओर ही होगी सब जगह। ठीक है, आप देखोगे सब जगह थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 180। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा -EA। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स भी आप समझ सकते हो, पर इसको कहते हैं बाह्य फ्लक्स, इसको कहते हैं आंतरिक फ्लक्स। बाह्य फ्लक्स धनात्मक होता है और आंतरिक फ्लक्स ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाह्य और आंतरिक फ्लक्स। अब देखो, अब हम देखते हैं, अब जो विद्युत बल रेखाएं जो है, अब विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक समान हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो अब अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर हमको फ्लक्स का कौन सा सूत्र उपयोग में लाना चाहिए, और अगर असमान है तब हमको विद्युत क्षेत्र का कौन सा फॉर्मूला यूज लाना चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने दो तरह के पृष्ठों के बारे में बात करा है। ठीक है, एक हमने 2D पृष्ठों के बारे में बात करा है जिसको मैंने खुला पृष्ठ कहा है, और एक मैंने 3D के बारे में बात की है जिसको मैंने बंद पृष्ठ कहा है। ठीक है, अब देखो, यहां पर मैंने ये 2D पृष्ठ बनाया, ठीक है, और यहां पर मैंने एक 3D पृष्ठ बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ये आपका 2D पृष्ठ है और ये आपका 3D पृष्ठ है। अब इससे अगर विद्युत बल रेखा गुजर रही है, अगर ये, अब देखो, अगर विद्युत बल रेखा ऐसे गुजर रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, असमान है। क्या हो गया, असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र है। यहां पर भी देखो, अगर ऐसा कुछ पास हो रही है लाइन है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम असमान के लिए। अब असमान होता है तब हम विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक अल्पांश लेना होगा। क्या लेना होगा, अल्पांश। अल्पांश मतलब पूरे के पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा। पहले हम उस अल्पांश का फ्लक्स निकाल लेंगे, मतलब डी फाई ई, एक छोटा सा फ्लक्स निकाल लेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन। तो जब आपको असमान विद्युत क्षेत्र दे रखा होता है तब आपको फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये वाला E.ds। ठीक है, और यहां पर ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल S आ जाएगा। मेरी बात को समझ में आ रही क्या, ds हो जाएगा। ठीक है, एक छोटे से एरिया के लिए EDS, छोटा सा फ्लक्स, और पूरा निकालना है तो उसको समाकलन कर दो, ये हो जाएगा। जैसे 2D के लिए, अब 3D के लिए इसको ऐसा यूज करना चाहिए, मगर यहां पर मैं ऐसा एक सिंबल लगा रहा हूं, ये ऐसा गोल गोल एक सिंबल लगा दिया। इसका मतलब इस सिंबल को हम क्या नाम देंगे, देखो ये तो है समाकलन, है ना, रेखीय समाकलन कह सकते हो इसको आप। इसको क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठीय, है ना, बंद पृष्ठीय। गोल गोल सिंबल बता रहा है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल बंद है, कवर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो बंद पृष्ठीय समाकलन, क्या कहते हैं इसको, बंद पृष्ठीय समाकलन, ये इसका निशान। ठीक है, आगे भी काम आएगा तो इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बंद पृष्ठीय समाकलन का सिंबल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक अल्पांश हम आयतन लेंगे बीच में, उसके लिए एक फ्लक्स निकालेंगे डी फाई ई, और उसको हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर दोगे तो कुल आ जाएगा, इसका समाकलन कर दोगे, इसका समाकलन करोगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई, दैट इज EDS। और इसके सिंबल में मैं ये एक राउंड का सिंबल यूज कर रहा हूं। राउंड का मतलब ये बंद पृष्ठ है जिसका पूरा पेक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिसका एक ही होता है, वह बंद पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। और समान विद्युत क्षेत्र अगर कहीं पर भी है, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, उसके लिए आपको कॉमन फॉर्मूला जो आपको सिखाया जाता है वही यूज करना है। कोई समाकलन करने की जरूरत नहीं होती, टोटल निकाल सकते हो आप। उसके लिए आपको क्या करना है, फाई ई बराबर फ्लक्स निकालने के लिए आपको टोटली आप EDS कर सकते हो। क्या कर सकते हो, E.ds, क्योंकि हमको एक समान विद्युत क्षेत्र है तो आपका जो यहां पर आएगा वो सबका आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या करोगे आप, ये समाकलन वाला मेथड यूज करोगे। तो असमान विद्युत क्षेत्र के लिए तो आपको ये फॉर्मूला ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला हम ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अल्पांश पे निकाल के हम पूरा निकालने के लिए उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपके पास समान और असमान विद्युत क्षेत्र में, है ना, असमान विद्युत क्षेत्र, ये समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये समान विद्युत क्षेत्र मतलब इस तरह से, जिनके मतलब विद्युत बल रेखाओं के मध्य की दूरी रहती है वो एक समान रहती है। ठीक है, तो इस तरह का क्षेत्र E। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, ठीक है। चलो एक मैं छोटी सी बात आपको यहां पर यह भी सिखा देता हूं कि देखिए, अगर ये मेरे पास कोई 2D पृष्ठ है, ठीक है, और ये अगर विद्युत बल रेखा जा रही है, सोच ध्यान से देखो इसको, ये मेरे पास कोई पृष्ठ है और ये मेरे पास विद्युत बल रेखा जा रही है सपोज, ठीक है, इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो। अब मुझे ये बताओ कि इस पृष्ठ की मैं दिशा कैसे लूं। इस पृष्ठ की दो दिशाएं होती है, ठीक है, कैसे होती है, एक तो ये भी संभव है और ये भी पॉसिबल है। 2D में मैंने आपको समझाया है, ये मेरा हाथ है, इसकी दो दिशा है, एक तो ये रही और एक पीछे वाली, तो दोनों संभव है, ये वाली भी संभव है, वो वाली भी संभव है। तो हम दिशा कौन सी ले लिया करेंगे हमेशा, जो विद्युत क्षेत्र के साथ में हो, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी लोगे तो भी वो सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, इस ई के साथ में जो दिशा होगी वही दिशा लेंगे, ई के लंबवत जो होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये ई जा रहा था तो इसकी दिशा में जो आपका एकांक दिशा रहा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि समतल या 2D पृष्ठों के लिए दो दिशाएं आती है ना, ये भी आती है, ये भी आती है। सर कौन सा ले, जो विद्युत क्षेत्र के साथ में है उसको ले लिया करो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा समान और असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है। फ्लक्स की कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस तरह के फॉर्मूले यूज करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लक्स की इकाई क्या होती है और फ्लक्स का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं फ्लक्स की इकाई के बारे में, ठीक है, और विमीय सूत्र। इकाई और विमीय सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो इकाई एवं विमीय सूत्र, ठीक है, ओके। अब आपको फ्लक्स का अगर फॉर्मूला याद है तो यही होता है E डॉट ए, या इसको लिख सकते हैं हम ई ए कॉस थीटा। थीटा एक प्योर नंबर है, मतलब उसकी कांस्टेंट वैल्यू आती, sin 30 sin 60, उसका हमारे पास इसकी कोई बीमा नहीं होगी। अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं इसका सूत्र, विमीय सूत्र, सॉरी हम इकाई देखते हैं इसकी, क्या देखते हैं, इसकी इकाई। देखो तो आपको ध्यान होगा तो F बराबर क्या होता है, QE, तो E कितना होता है, F अपॉन Q, मतलब न्यूटन पर कूलम होता है। ये हो जाएगा इसका न्यूटन E का, और A का कितना होता है बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब मीटर स्क्वायर। तो E का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम और A का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, थीटा का कुछ होता नहीं है, तो ये हो जाएगी इसकी इकाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी इकाई हो जाएगी। एक इकाई इसकी और भी होती है, ठीक है। अगर आपको ध्यान में हो तो विद्युत क्षेत्र की एक इकाई मैंने वोल्ट पर मीटर भी लिखवाई है, याद है आपको, तो रख सकते हो यहाँ पे फाई ई बराबर, ई की वैल्यू वोल्ट पर मीटर और ए का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर तो वोल्ट मीटर। ये दोनों इकाइयां हैं, आपको बुक में दोनों बहुत बार लिखी हुई मिलेगी, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये दोनों इसकी हो जाएगा, इसका विमीय, ये हो जाएगी इसकी इकाइयां या यूनिट्स इसको कहेंगे। अब बात करेंगे इसके विमीय सूत्र की, तो आपको विमीय सूत्र भी निकालना आना चाहिए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, थीटा का कुछ होता नहीं, डायमेंशनल लेस है, विमाहीन है, ये हो गया ई ए, ठीक है। अब देखो आपको बताया गया ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। अब देखो यहां पर रख दो, आप यहां रख दो एफ अपॉन क्यू इंटू ए। एफ क्या होता है, बल, एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 L1 T-2, याद रखना होता है, ये निकलता है F इक्वल टू ma से, द्रव्यमान इंटू त्वरण से। 11वीं क्लास की छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। आपको हमेशा बल का विमीय सूत्र याद रहना चाहिए, m1 L1 T-2, फाइन। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q होता है I इंटू टी, तो Q क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड का मतलब क्या हो गया, A1 T1, सही है क्या, तो ये हो जाएगा A1 T1, ठीक है। आगे यहां पर देखो A का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर को हम बोलेंगे L2, क्या बोलेंगे, L2, फाइन। F का बता दिया, A का मीटर स्क्वायर मतलब L2, Q मतलब I इंटू टी, तो A1 T1, ठीक है। अब इसको कंबाइन कर लेंगे, देखो M1 L1 और L2 L3 और T-2 अपॉन में क्या है, A1 T1, इसको भी हम सही कर लेंगे, तो M1 L3 T, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में T-3, M1 L3 T-3 और A-1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र।
कहीं कोई गलती हो तो आप देख लेना, M1L2 T-2 L2, ठीक है, L3 हो जाएगा T-2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है क्षेत्रफल सदिश के बारे में, मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, उसमें दो तरह के पृष्ठ हैं, एक आपके पास समतलीय पृष्ठ मतलब 2D, एक होगा हमारे पास बंद पृष्ठ मतलब 3D। तो 2D जब होगा खुला पृष्ठ, उसकी दिशा किधर होती है, खुला पृष्ठ है, हाथ दिख रहा है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी दिशा या तो ये संभव है या ये संभव है। अगर पृष्ठ बंद होता है तो दिशा होती है लंबवत बाहर की ओर उस पृष्ठ के, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है विद्युत फ्लक्स की, तो एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल मिला के एक क्षेत्रफल से जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखा जाएगी उतना उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। तो फाई का फॉर्मूला होता है फाई ई का EdS cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, तो आपके पास विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तल के बीच का कोण ले लेते हैं, जो गलत हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल कर रहा हूं, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब हम करते हैं विद्युत फ्लक्स पर बहुत सारे न्यूमेरिकल, इसको कॉपी कर लो। देखो अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर में स्थित क्षेत्रफल सदिश S बराबर 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर से परित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया, देखो आपको E दे रखा है 200 I कैप 300 J कैप और आपको S दे रखा है 5 × 10⁻³ J कैप। I का मतलब समझ रहे हो X वाली दिशा, J का मतलब Y वाली दिशा और K का मतलब Z वाली दिशा। ये इनके एकांक सदिश है XYZ के IJ के, ठीक है। ओके, अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.S, यही होता है। देखो इसमें IJ का मतलब आपको थीटा का यूज नहीं करना, थीटा नहीं दे रखा, ठीक है ना। डॉट का मतलब देखो E की वैल्यू 2I प्लस 300J डॉट S कितना है 5 × 10⁻³ आप क्या करो, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, 200 × 5 और I डॉट J बीच में प्लस आ जाएगा। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है, अब इसको इससे कराऊंगा तो 300 मैंने 5 गलती कर दी है, 5 × 10⁻³ ये हो जाएगा I डॉट J। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा 300 × 5 × 10⁻³ और J डॉट J। आपको पता हो I डॉट J कितना होता है, 90 एंगल होता है I और J में, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो I डॉट J होता है 0। कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो ये क्या हो रहा है 1500 × 10⁻³ और J डॉट J की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो फाई E कितना आ गया, देखो 15 × 10⁻⁻1 और फाई E कितना आ गया 1.5 वोल्ट मीटर। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, वोल्ट मीटर यूनिट हो जाएगी फ्लक्स की। क्लियर है, अभी बताइए मैंने वोल्ट मीटर कैसे आई, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल पर। एक विद्युत क्षेत्र E में बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। मतलब क्या बोला गया है, एक बेलन जो है वो ऐसे कुछ रखा गया है जिसका अक्ष जो है ये डायग्राम दे रखा है, एक बेलन दे रखा है और विद्युत क्षेत्र जो है वो इसके अक्ष के अनुदिश है। ये इसका अक्ष होता है तो ये उसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, अक्ष के अनुदिश है। आपको ये बताना है कि इसके अंदर कुल फ्लक्स जो है फाई E वो 0 आना चाहिए। देखो आपको अगर पता हो तो बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक तो ये अनुप्रस्थ वाले दोनों ऊपर और नीचे वाला, और एक होता है इसका पृष्ठ वाला। तो 3 इसके क्षेत्रफल, 3 इसके पृष्ठ होते हैं, S1 S2 और S3। तीनों पृष्ठ में इसको बांट लेते हैं। अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो हम कर लेंगे φ1 मतलब इसका फ्लक्स
φ2 मतलब इसका फ्लक्स और φ3 मतलब इसका फ्लक्स, φ1 φ2 और φ3, ये आपका तीनों फ्लक्स निकाल लो, तीनों को ऐड कर लो, है ना, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, तीनों को सिंपली जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां देखो φt क्या हो जाएगा, पहले हम φ1 और φt इक्वल्स टू φ1 क्या हो जाएगा, S1 ये वाला एरिया, S2 ये वाला और S3 ये वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो ये S1 के लिए हो जाएगा EDS cos थीटा, एक हो जाएगा S2 के लिए EDS cos थीटा और एक हो जाएगा S3 के लिए EDS cos थीटा। अब अगर आपको थीटा चाहिए, मेन काम क्या हमारे पास थीटा का, बाकी कुछ तो दे नहीं रखा है। अब देखो यहां पर S1 के लिए, S1 में ये था आपका E, ठीक है, E की दिशा, और इसका एकांक सदिश की दिशा कैसे हो जाएगी, इसके अपोजिट। देखो मैंने बताया था ना, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, दिख रहा है आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में, E और A के बीच में 180 डिग्री। यहां पर अगर आप देखो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कोई भी कहीं पर भी बना लो आप, यहां बनाओ यहां बनाओ, पृष्ठ के हर एक अक्ष से उसकी E से दिशा जो होगी, ये E की दिशा है, ये A की, तो थीटा कितना होने वाला है 90 डिग्री। और यहां पे देखो इसका अगर एकांक सदिश बाहर की ओर, तो इसमें थीटा कितना है 0 डिग्री। फाइन, आपको सबसे पहले थीटा ही तो निकालना है, थीटा निकालते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बाकी आपको E की वैल्यू तो दे नहीं रखी है। तो φt बराबर E, देखो एक समान विद्युत क्षेत्र E को बाहर निकालते हैं, S1 ds cos कितना है 180, यहां पर हम वैल्यू रखेंगे S2 के लिए, E बाहर निकाल लो, ds cos 0 और इसके लिए cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो φt बराबर ये ds, देखो ये अगर क्षेत्रफल है इसका सब ds मिला के हम s मान लें, कितना आ जाएगा, ये दोनों तो बराबर है ना, S1 S2 ये वाले गोले, यस और नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा S, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 प्लस इसी तरह से ये भी हो जाएगा ds सबका, तो टोटल हो जाएगा S और ये कैंसिल आउट, माइनस प्लस फ्लक्स कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो क्या पूछा था कि किसी एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसा रखा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो उसके अक्ष के समांतर है, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स आपको पता है, वैसे देखो जितनी विद्युत बल रेखा यहां से जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो पृष्ठों को लेना है आपको, ठीक है, अंदर के आयतन वायतन से आपको मतलब नहीं है, पृष्ठ से कितना निकल रहा है, ठीक है। तो φt कितना आ गया 0, ठीक है। इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार वलय, ठीक है। तो एक वृत्ताकार वलय है, इस तरह से रखी हुई है, ये इसका x हो जाएगा, और ये अगर वलय है तो इसका एकांक सदिश हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। त्रिज्या कितनी है इस वलय की 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 × 10 - 2 मीटर, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, मतलब 5 × 10 वोल्ट पर मीटर, और थीटा जो दे रखा है, थीटा 30 डिग्री कोण बनाता है, मतलब इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ दे रखा है। तो मान लो ये तल है इसका, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और तल के बीच कितना कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा यही तो होता है, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। देखो अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देखा हो तो क्या होता है, φ = EDS cos थीटा, और जो थीटा जो होता है वो किसके बीच का होता है, विद्युत क्षेत्र और एकांक सदिश के बीच का, है ना, या क्षेत्रफल सदिश के बीच का। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये वैल्यू हम रख लेते हैं, देखो φ = E की वैल्यू कितनी है 5 × 10 और ds कितना हो जाएगा इसका बताओ, πr², एरिया कितना हो जाएगा इसका वलय का πr², तो πr² इंटू पीछे है cos 60, ठीक है, फाई टोटल फ्लक्स, ठीक है, φe 5 × 10 3.14, r की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10 - 2 का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 5 × 10 3.14, 5 का स्क्वायर 25, 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, ठीक है, अपॉन 2। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, देखो 5 × 25 125,
और 10 की घात 5 और 10 की घात -4, 10 की घात +1 इंटू 3.14 अपॉन 2। फाइन। अब देखो इस 125 में अगर मैं 1.25 लिख दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? 10 की घात 2 से बढ़ जाएगी ना। यहां पे मैंने 2 जीरो कम कर दिए तो वहां 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 पॉइंट आगे ले आना तो 10 की घात 3 अपॉन 2। तो देखिए 1.25 और 3.14 को मल्टीप्लाई करके 2 को डिवाइड करोगे तो 1.96 आएगा और 10 की घात 3 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस वलय से पास होने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आपको ये आकृति दे रखी है जिसके 6 फलक होते हैं। देखो अगर आपने कोई बॉक्स देखा हो, है ना, 3D है, 3D इमेजिन करो, x y और z, x y और z। देखो 3D इमेजिन करो तो 2 फलक तो ये होते हैं, 2 फलक सामने वाले, 4 फलक हो गए बॉक्स में, एक ऊपर वाला फलक और एक नीचे वाला फलक। समझ में आ रहा है? और विद्युत क्षेत्र जो जा रहा है वो इसके तल के लंबवत जा रहा है। विद्युत क्षेत्र इस तरह से जा रहा है यहां से। ठीक है, आपको इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स मतलब प्रत्येक फलक का फ्लक्स निकालना है और क्या ज्ञात करना है? कुल फ्लक्स। ठीक है, कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले देखो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर इसकी भुजा ए देखी है तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू ए मतलब a² हो जाएगा। ओके, अब देखो हमको प्रत्येक फलक का अलग अलग फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं φ1। क्या निकालेंगे? φ1। ये होता था EDS cos थीटा। अब देखो फलक पहला ले रहा हूं मैं ये इस बॉक्स का ये वाला हिस्सा, दूसरा फलक ये, तीसरा इसके पीछे वाला। ठीक है, ये पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो, चौथा हो जाएगा सामने वाला, पांचवा हो जाएगा बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा और छठा हो जाएगा बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो एक बॉक्स होता है तो बॉक्स के 6 फलक, साइड 4 तो साइड वाले, जैसे हमारा कमरा होता है तो 4 तो ये दीवार है और एक छत और एक ग्राउंड फ्लोर, हो गया 6। तो ये 6 फलक हो गया। इस फलक की बात करते हैं, आपको थीटा चाहिए। देखो सब फलक के लिए थीटा, इसमें ई जा रहा है ऐसे। आपको पता है कि बंद पृष्ठ के लिए जो एकांक सदिश या क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। अगर पृष्ठ बंद है 3D है तो ये हो जाएगा आपके पास। तो थीटा कितना है ई और ए के बीच में? 180। अच्छा, यहां पर भी बाहर की ओर ये आपका ई है और ये ए है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। फाइन। उसके अलावा देखो सब जगह थीटा 90 बनेंगे। सोच के देखो, इस पीछे वाले फलक का एकांक सदिश पीछे की ओर और विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे। ठीक है, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थर्ड वाले फलक के लिए भी थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फोर्थ वाले फलक के लिए जो बाहर की ओर फेज है, 2 ये पीछे वाला एक सामने वाला, इसका विद्युत क्षेत्र ये रहा और बाहर की ओर ये एकांक सदिश है ना, क्षेत्रफल सदिश, कितना हो गया? 90। तो 4 के लिए भी थीटा कितना हो जाएगा? ई और उसके बीच में 90। अब ऊपर वाला जो फलक है, विद्युत क्षेत्र ऊपर इस तरह से, सॉरी एकांक सदिश ऊपर और विद्युत क्षेत्र ये, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। सेम नीचे वाले के लिए एकांक सदिश ये, विद्युत क्षेत्र ये, थीटा कितना हो जाएगा? 90। तो कुल मिला के हमने सबके लिए थीटा निकाल लिया। ई और क्षेत्रफल सदिश के बीच में सबके लिए थीटा निकाल दिया। एक बॉक्स जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं ना। देखो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले φ1 निकाल रहे हैं। φ1 कितना है? 180। ई का ई, इसका एरिया कितना बताओ? इसका पूरे का एरिया कितना होता है? a²। तो ds 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 a²। cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा cos 180 -1 e a²। ठीक है, इस तरह से φ2 निकालना है। तो φ2 क्या हो जाएगा? e ds। ये देखो थीटा कितना है? 2 के लिए 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा e ds। ठीक है, अब बाकी देखो पीछे वाला जो फलक है वो और सामने वाला, उसके लिए थीटा कितने हो रहे हैं? 90 हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र ये पीछे, तो φ3 कितना हो जाएगा? EDS cos 90। φ4 भी कितना हो जाएगा? EDS cos 90। φ भी कितना हो जाएगा? EDS cos 90। और φ6 भी कितना हो जाएगा? EDS cos 90। 0 0 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती 0। ये सब फलक के अलग अलग फ्लक्स निकल चुके हैं। टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? φt कितना हो जाएगा?
phi1, phi2, phi3, 4, 5 एंड 6। तो phi1 तो आ गया अपने पास माइनस EA स्क्वायर, phi2 आ गया प्लस EA स्क्वायर और ये आ गया 0 सब 0। तो phi3 कितना आ गया, प्लस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा कुल फ्लक्स 0। ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं होगा ना, देखो इसके अंदर कोई आवेश नहीं, विद्युत बल रेखा आवेश कहीं बाहर है, विद्युत बल रेखा यहां से एंटर कर रही है, वहां से एग्जिट कर रही है, कुल फ्लक्स जो आएगा वो 0 आएगा। जितनी विद्युत बल रेखा अंदर जाएगी उतनी बाहर निकल जाएगी। इसके कारण पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, इसके कारण पॉजिटिव फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर है। फ्लक्स कब आना है, जब अगर आवेश अंदर होगा किसी बंद पृष्ठ के, वो हम गाउस के नियम में अच्छे से पढ़ेंगे। गाउस का नियम ही वही है। ठीक है, इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, अभी हमने जस्ट किया है ऐसा क्वेश्चन, मगर अभी मैंने क्या किया है, इस वाली आकृति को मैंने मूल बिंदु से a दूरी पर रख दिया है। और अब पूछा गया है कि मान लो यहां से विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस तरह से कुछ। ठीक है, ये कुछ विद्युत क्षेत्र इसके समांतर जा रहा है। ठीक है, और पूछा गया है कि अब इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वापस मैं देखो वैसे ही फलक बना देता हूं। ये बॉक्स देख लो, बॉक्स ये हिस्सा पहला फलक, जहां से निकलेगा वो दूसरा फलक, एक ये वाला तीसरा फलक पीछे की ओर, चौथा फलक ये वाला, पांचवा फलक ऊपर वाला। ठीक है, और 6 फलक नीचे वाला जो होगा ग्राउंड, है ना। ये 6 फलक हो जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबके एकांक सदिश बनाना है, मतलब सबके क्षेत्रफल सदिश। इस वाले फलक का क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर। इस वाले फलक का लंबवत बाहर की ओर। इस वाले फलक का जो पीछे वाला है, दिख रहा आपको, लंबवत बाहर की ओर, ये पीछे की ओर, लंबवत पीछे की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा पीछे की ओर, याद रखने के हिसाब से ये बता रहा हूं मैं। और ये क्या हो जाएगा, लंबवत नीचे की ओर, सॉरी बाहर की ओर, चौथे वाले फलक का। ठीक है, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, देखो थीटा, देखो इसके अंदर थीटा कितना है, 180 डिग्री। अभी बताया मैंने आपको, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा 90 डिग्री। और पांचवा और छठा फलक ऊपर और नीचे वाला, तो ऊपर वाले फलक के लिए देखो कैसा हो जाएगा, ऊपर वाले फलक के लिए ए हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा ई। तो पांचवे वाले के लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 90। और 6 वाला फलक जो होगा, 6 वाले फलक के लिए भी अगर आप देखोगे तो डाउन वाला है, नीचे की ओर, नीचे की ओर हो जाएगा उसका एकांक सदिश और ई जा रहा है सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, ऊपर की ओर, और ये हो जाएगा इसमें नीचे की ओर। ठीक है, लंबवत है, तो थीटा इसमें भी कितना हो गया, 90। आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने ई और ए के बीच में सारे थीटास को बना दिया है। अब हमको क्या करना है, और देखो आपको कुल फ्लक्स, प्रत्येक फलक का फ्लक्स ज्ञात करना है, कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। और आपको ई की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट एक्स। क्या दे रखी है, ई नॉट एक्स दे रखी है आपको, ई की वैल्यू। क्लियर है, एक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ई जो दे रखा है, देखो आई कैप का मतलब समझ जाओ, एक्स वाली दिशा में दे रखा है। ठीक है, अब हम प्रत्येक फलक का अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करेंगे और फिर सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला ईडीएस कॉस थीटा, पहले वाले फलक का phi1, ई की वैल्यू कितनी दे रखी सबके लिए बताओ, ई नॉट एक्स। क्या दे रखा है, ई नॉट एक्स डीएस। एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया होता है ए इंटू ए, प्रत्येक फलक का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और कॉस 180, थीटा दिख रहा है 180, तो phi1 कितना हो गया, ई नॉट। अब देखो phi1 के लिए ओरिजिन से x की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक x की वैल्यू कितनी है, a है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, और cos 180 की वैल्यू होगी -1। तो फ्लक्स phi1 कितना आ गया बताओ, माइनस ई नॉट ए क्यू। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम phi2 के ऊपर। phi2 मतलब ये वाला जो फलक है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है सेकंड वाले फलक के लिए, तो ई नॉट, देखो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एक्स, डीएस की वैल्यू ए स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब मुझे ये बताओ, ई नॉट, यहां से अगर आप इस फलक तक जाओगे तब x कितना हो जाएगा, ये a ये रहा, a ये रहा, दिख रहा आपको, यहां से यहां x की वैल्यू हो जाएगी 2a। ठीक है, x दिशा में यहां से यहां वैल्यू हो जाएगी 2a, तो यहां पर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2a और a स्क्वायर, तो phi2 कितना हो गया, 2 ई नॉट
ए क्यूब, ये सेकंड। बाकी सबके साथ देखो 90 90 90 90, cos 90 की वैल्यू 0, सब फ्लक्स 0 आने वाले हैं। 5 3 तो EDS cos 90, 5 4 EDS cos 90, 5 EDS cos 90 सबके साथ, और 6 कितना हो जाएगा EDS cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 0 0 और 0, खत्म। थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, ये 6 फलक के फ्लक्स आ गए, ठीक है ना। थीटा जो होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल फ्लक्स निकालना है, देखो तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5 1 5 2 5 3, कर लोगे, ठीक है। 5 1 की वैल्यू कितनी बताओ? 5 1 की वैल्यू है मेरे पास माइनस ई नॉट ए क्यूब। 5 2 की वैल्यू है मेरे पास 2 ई नॉट ए क्यूब, और पीछे सब 0 दे रखा है, ठीक है। ओके, ये 2 में से 1 देखो सेम क्वांटिटी है, माइनस 1 प्लस 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो ई नॉट ए क्यूब, ठीक है, वोल्ट मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे विद्युत फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चन। अगली क्लास में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब हम स्टार्ट करेंगे सतत आवेश वितरण से, ठीक है। मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ टॉपिक 8 है, मैंने 2 टॉपिक आज आपको पढ़ा दिया है, दोनों पे आज मैंने न्यूमेरिकल करा लिए, मतलब एकांक सदिश और विद्युत फ्लक्स ये पढ़ा दिया है और इस पे न्यूमेरिकल करा दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम स्टार्ट करेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में, ठीक है, उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप सब लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।